वेलकम बैक गाइस। देखो, हम आप क्या करने वाले हैं, आज हम पॉलिटी में अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, एफ कैट दो, सी डी एस दो, एस एस सी दो, इवन आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करने वाले हैं, इसके सारे राइट्स को हम समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें इसमें पढ़ना होता है, वो सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो हम पढ़ते हैं, वो ये है कि हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है कि फंडामेंटल राइट्स हमारा कहाँ से लिया गया है और क्या है। तो आप याद रखेंगे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की हमारे, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारी संविधान में पार्ट 3 के अंदर आता है, यानी कि पार्ट 3 में आता है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल आता है तक आता है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये हमारा आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमने कहीं से लिया गया है या कैसे। तो हम जानते हैं कि हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है, तो वो कहीं कहीं जगहों से लिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ की है। हाँ, तो इसके बारे में याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स क्या हमारा ओन था या हमने कहीं से लिया है। तो याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है आपका कहीं से लिया गया है। हाँ, कहीं से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है वो हमें जानने की ज़रूरत है, और इसको क्या कहा जाता है, किस तरीके से क्या। अब तो आप जानने वाले हैं ये कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया है। ठीक है, नंबर 1 पार्ट 3 के अंदर आता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। थर्ड की ये कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। उसके अलावा आप याद रखें, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि पार्ट 3 को ही हमारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यही। और फंडामेंटल राइट्स, अब आता है कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है आप ये भी जानें। तो आप ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, इनको हम गारंटी कहते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सभी सिविलियंस को दी है। ठीक है, ये गारंटी है फंडामेंटल राइट्स, जो उनके अधिकार है, जो गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिविलियंस को। ठीक है, ये एक गारंटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिविलियंस को। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें आप ये चीज़ जानेंगे कि जब स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग की हमारी 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, और एक फंडामेंटल राइट्स हमारा हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया है, किस आर्टिकल के बेसिस पर हटाया गया, अब हम उसको कवर करने वाले हैं। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप सिर्फ इतना जाने, एक बेसिक पॉइंट और, कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपको ही मिलेंगे, और बाकी कुछ है ऐसे जो अगर आप बाहर से भी हैं तो सबके लिए मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो सिर्फ एक इंडियन सिटीज़न को ही मिलेंगे, यानी कि हमारी कंट्री के सिटीज़न को ही मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो आप जानेंगे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये आर्टिकल ये हैं, या ये इन आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन है, ये वो फंडामेंटल राइट्स है जो आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन होने पे ही मिलेंगे। रेस्ट ऑफ जो आर्टिकल्स है वो आपको, आप बाहर के हो, इंडियन हो या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए भी अवेलेबल है। कौन कौन से हैं वो, अगर हम उनकी बात करें तो देखो, अब आप जानो भाई, 14 भी है आपका, 20 है, 21 मिलेगा आपको, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये आर्टिकल है कि आप इंडियन हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको मिलेंगे। बस एक इंसान होनी चाहिए, तो सबके लिए फंडामेंटल राइट्स ये है। अब चलिए हम मूव करते हैं, कुछ जानते हैं कि क्या। तो मैंने कहा कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे। हाँ, तो बिल्कुल देखो, हमारे 7 ही फंडामेंटल राइट थे, हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। हमारे कुछ पहला फंडामेंटल राइट आता है, ये बात करता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि कहीं भी इक्वलिटी की बात आएगी तो वो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल राइट के अंदर है। और कितने आर्टिकल से? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, यानी कि राइट टू इक्वलिटी की जो बात करता है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बात की जाएगी। फिर आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम, यानी कि कहीं भी फ्रीडम के राइट्स की बात करी जाएगी तो वो हमारा 19 से लेके 22 आर्टिकल तक है। अगर कहीं बात करी जाएगी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी का
कोई शोषण हो रहा है, किसी भी हो रहा है, तो उसका अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन का, है ना। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको आपके रिलीजन के बेसिस पे फ्रीडम जो राइट्स मिले हुए वो हमारे 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक मेंशन है। नेक्स्ट आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि आपके कल्चर के बेसिस पर, आपके एजुकेशन के बेसिस पे जो भी राइट्स है वो मेंशन है हमारे 29 से लेकर 30 आर्टिकल तक। पहले हमारा राइट फॉर प्रॉपर्टी भी जो था फंडामेंटल राइट्स, साहब इसको हटा के फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स साहब इसको हटा के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाल दिया गया है। ये आर्टिकल 31 कैरी करता था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिडमी, इसी को भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कहा था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोल जो कहा गया है वो इसी के बेसिस पे कहा गया है। इसमें है कि किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या हो सकता है, वो सब ये डिफाइन करता है। ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 32 किस पे बेसिस है, या आर्टिकल 32 या कह सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रीड मी, इसको हार्ट एंड सोल किसने कहा है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप ये याद रखेंगे। अब हम समझेंगे पर धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को और उनके आर्टिकल्स के कि किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमको कवर करना है, वो ये आता है कि आर्टिकल 31, जो मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 31 हमारा हटा दिया गया है, तो आप याद रखेंगे रिमूव किया गया इन 1978 अकॉर्डिंग टू, या कह सकते हैं अमेंडमेंट किया गया, 44 अमेंडमेंट था 1978 का, किसके अकॉर्डिंग, केशवनंदन भारती केस, ठीक है। केशवनंदन भारती केस आप जानेंगे, ये नाम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा पॉलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपको इनका नाम मिलेगा, पंचायत वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ का इनको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो इनका एक केस था, उसकी वजह से ये सब हमारा जाके हुआ। इसकी याद रखें, केशवनी भारती केस से ये पूछा जाता है कि इस केस में कितने जजों की बेल्ट बैठी गई, तो आप याद रखें 13 जज की बेल्ट बैठी गई थी, ठीक है। और अब तक की सबसे ज़्यादा बेल्ट इसको माना जाता है। इसमें यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स का उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस केस में ये हुआ। फिर इसी केस के बाद फंडामेंटल राइट फॉर प्रॉपर्टी को हटा के फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दिया गया। तो अब आप याद जानिए, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज कर सकता है, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ठीक। अब देख लो, हमने समझा कि हमें 14 से लेके 32 तक समझ में आ गया, बट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो 12 से लेके 32 तक है, यानी कि 2 आर्टिकल तो यहाँ हमें ज़रूर पढ़ने होंगे और बाद में 3 आर्टिकल ऐसे होंगे जो हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये उनसे अलग रखे गए हैं, क्यों, अब इनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 की बात करें तो हमें बताता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स ऑफ स्टेट विल बी कंसिडर अंडर द यूनियन, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी यूनिट्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर, उस सबको एक यूनियन की तरह माना जाएगा, ठीक है। या कह सकते हैं बेसिकली आर्टिकल 12 ने ये बताया कि हम सबको एक यूनियन में ही माना जाएगा, इसको अलग अलग चीज़ों में हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल 13 आता है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो हम समझेंगे कि जो आर्टिकल 13 है हमारा, वो ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडमेंट इन लेस देन पावर विच डिटेक्ट विल बी द नल, ठीक है। अगर आपको इसके देसी भाषा में समझे तो आप ये समझेंगे कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि काम का मतलब है कम है इसमें, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का वैलिडेशन है वो आप कम नहीं कर सकते कि भैया एक काम करते हैं, जो राइट टू इक्वलिटी है इसको हम 3 साल से 4 साल तक का कर देते हैं या इतना कर देते, नहीं, इसको आप इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें आप टाइम कम नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट कर सकते हैं कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, बट आप वही जो 12 हमें उसने बताया केशवानी भारती के कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। तो वही है कि फंडामेंटल राइट्स में आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा अमेंडमेंट कोई नहीं होगा कि जिसमें आप उसका टाइम पीरियड या उसको कुछ टर्म को लेस कर दें कि भाई इतने तक इतने कर लेना, इतने से काम चल जाएगा, नहीं, ये नहीं, ठीक। ये होता है हमारा। अब समझेंगे हम राइट टू इक्वलिटी, जो हमने समझा कि राइट टू इक्वलिटी जो है हमारा 14 से लेके 18 तक है। अब हम इसके एक एक आर्टिकल को समझने वाले हैं। तो आर्टिकल 14 की बात करें तो ये बताता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि किसी भी लॉ, किसी भी चीज़ से पहले इक्वलिटी है, ये बताता है हमारा 14। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम समझते चलेंगे। आर्टिकल 15 हमें बताता है कि इसमें प्रोविजन किया गया है
किसी के भेदभाव के बेसिस पे, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के रिलीजन के बेसिस पे, उसके रेस यानी कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या बर्थ प्लेस पे के बेसिस पे। मान लीजिए काले घोड़े का भेद होता है, कास्ट का बेसिस होता है, तो उसके बेसिस पे आप उसकी इक्वलिटी पे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई तू नीचे बैठ हम ऊपर बैठेंगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, सबको इसका प्रोविजन क्या है आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 हमें बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी आपको जॉब मिली है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए सबके लिए। ये नहीं कि भाई हम अपर क्लास को ज़्यादा देंगे, लोअर क्लास को नहीं देंगे, या इस कलर को ज़्यादा देंगे, वाइट को ज़्यादा देंगे, ब्लैक को नहीं। किसी भी बेसिस पे नहीं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप बेसिकली यही याद रखना, जहाँ भी इक्वलिटी की बात करेगी वो आपके आर्टिकल 14 से लेके आपके आर्टिकल 18 के बीच ही घूमेगी बात, ठीक। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो किस आर्टिकल में डिफाइन है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 17 डिफाइन करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत छूत की जो बीमारी है या छूत छूत की जो भावना है उसको अबोलिशन करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 18 ये बताता है कि ये टाइटल्स को अबोलिशन करता है, यानी कि आपके टाइम में आप किंग राजा नहीं लगा सकते। हमारे इंडिया में बाहर लगता है, सऊदी अरेबिया वगैरह साइड लगता है, इंडिया में नहीं लगा सकते। सिर्फ अकेडमिक क्वालिफिकेशन या आपका कोई डिफेंस वाले हैं, डिफेंस में होता है ना मेजर कैप्टन, ठीक है, उनको अलाउ है। और अकेडमिक यानी कि आप पीएचडी है तो आप डॉक्टर लगा लेंगे, इंजीनियर है तो आप ईआर लगा लेंगे, ये सिर्फ उन पे टाइटल्स अलाउ है। बाकी आप किंग राजा वगैरह इस तरीके कोई भी अपना टाइटल नहीं लगा सकते हैं। ये सब हमारे 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में डिफाइन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अब नेक्स्ट मूव करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि जो भी फ्रीडम से रिलेटेड है वो सब बात इसके अंदर आएगी। और अभी हमने समझा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में है, तो हमने समझा था कि ये आर्टिकल हमारा 19 से लेके आर्टिकल 22 तक ये चीज़ हमारी डिफाइंड है। तो अब समझेंगे जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या बात बताई गई है। तो ये थोड़ा देखो, ये वाला पोर्शन जो फ्रीडम वाला ना, ये थोड़े याद करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इन्हीं से बनेंगे। फंडामेंटल राइट्स अगर आपने पढ़ लिया तो आप ये समझे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे इस क्लास के बाद तो आपके 95 प्लस एक बार जब क्लास देखेंगे उसी में अगर आपने ध्यान से समझे 95 प्लस क्वेश्चन आपके आराम से होंगे, ठीक है। 95% बिल्कुल आराम से आप कर पाएंगे जिस चीज़ में भी या जिसके भी आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन लगाएंगे इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद, जो अब हमारा टाइम आएगा तो हम वीकली इनके क्वेश्चन भी लगाएंगे, जैसे हमने पहले अपने 2 टॉपिक्स के लगा रखे हैं, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं हम राइट टू फ्रीडम की। तो इसमें आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल जो है ये बताता है कि फ्रीडम यानी कि फ्रीडम मिली हुई है स्पीच, राइट टू स्पीच का है। राइट टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस किसी भी बिना वायलेंस के अगर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल 19 आपको राइट देता है। आर्टिकल 9 ही आपको राइट देता है कि आप कोई सा भी यूनियन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पार्टी बना सकते हैं किसी भी तरीके की। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी है, ठीक है। कहीं भी जाने की आज़ादी है आपको, ठीक है। फ्रीडम टू मूवमेंट है। फ्रीडम फॉर रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, यानी कि आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी तरीके से का सेटलमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब लीगली है आपके पास, अलाउ है। 6 आता है फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, बट एथिक बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप तस्करी करने लगे, वो नहीं। आपको राइट देता है कि आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं नॉर्मली, जो इलीगल नहीं है, लीगल है। ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, किसी तरीके का प्रोफेशन आप वो भी कर सकते हो, सबके लिए आप आज़ाद हैं। ये आर्टिकल 19 के अंदर हमारे पॉइंट्स आते हैं। आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 हमें ये कहता है कि आपको प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई भी सज़ा दे दी गई है तो आप सोचिए कि उस सज़ा को आप कह के मेरा अधिकार है, कम नहीं, जो आपको सुना दिया गया है वो एग्जैक्टली आपके लिए होगा, उसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 21 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि कह सकते हैं कि हमें जीवन और जीवन की जो अधिकार है उसका प्रोटेक्शन जो करता है वो आर्टिकल 21 करता है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, क्या कि हमें राइट टू प्राइवेसी का राइट देता है, राइट टू रिलीफ का देता है, राइट टू हेल्थ का देता है, राइट टू फॉर फ्रीडम, है ना। एजुकेशन के लिए अगर आप 14 साल तक के लिए तो उसकी फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। राइट फॉर फ्री हेल्प, लो की आपको हेल्प मिल सकती है, बिल्कुल सर्टेन कुछ पॉलिसीज़ है हमारी, ठीक है। राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, यानी कि आपको अगर सेपरेट जेल चाहिए अगेंस्ट ना, उसके हिसाब से भी आपको ये राइट मिले हुए हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट हैंडीकप्स, यानी कि अगर आपको हैंडीकप्स लगे हुए हैं और वो लगने ज़रूरी है तो वो लगेंगे, ये नहीं कि आप उसके खिलाफ जाएगी भाई मेरे आज़ादी है मुझे नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वायलेंस नेचर का है,
ठीक है। लेट हैंगिंग का नहीं है कि आप सोचें कि मुझे बाद में मेरे 8 तारीख है लेकिन मुझे कलर डालना, नहीं, इस तरीके से नहीं। फ्री है, आप कहीं भी बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, ये नहीं कि इंडिया में ही घूम सकते हैं, इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी बाउंडेड लेबर है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। आपको पब्लिकली हैंग नहीं किया जा सकता, इसका है। फिर सोने के लिए फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी के राइट है आपके पास, ठीक है। और नॉइज पॉलिश करते हैं आप तो उसके खिलाफ आपके लिए आराम से हो सकती है कोई भी रिपोर्ट वगैरह, इसमें भी ऐसा नहीं है। ये भी राइट है कि अगर कोई ज़बरदस्ती पोल्यूशन कर रहा है नॉइस तो हो सकता है। वुमेन्स के साथ अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो वो आपका राइट नहीं है कि भाई मेरे पास राइट है बोलने और उसका, नहीं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो इसमें अधिकार मिले हैं, कुछ हमें ऐसे जो पॉइंट्स मिले हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सब है, ये जब PDF अपलोड हो जाएगी आप इसको सब आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने कहा था ना, इस वाले पोर्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेगी। आर्टिकल 22 आता है हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर, लास्ट आर्टिकल आता है। ये कहता है कि हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिफेक्शन इन सर्टेन केस, यानी कि कुछ केसेस में ऐसा है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है या ज़बरदस्ती आपको दबोच लिया गया है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। इस चीज़ का राइट है कुछ सर्टेन केसेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपके साथ कोई दुष्ट कर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। वो है हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 जो डिफाइन करता है वो ये बताता है कि उसने प्रोबेशन यानी कि रोक लगाई है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि अगर आप बंधुआ मजबूत किसी के मजदूर हैं तो उस पर रोक लगाइए, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो लोगों का तस्करी होती है उसको रोक लगाई है। इसी ने लगाया है प्रोबेशन फॉर अनएथिकल बिजनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, यानी कि किसी भी वुमेन का कोई है तो उसका रोकना, और उसके हिसाब को बताया है अनएथिकली, यानी किसी भी ज़बरदस्ती, किसी भी अनएथिकली यानी कि जो बिजनेस सही नहीं है उसमें चिल्ड्रन या वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको रोक लगाई है। और इसने स्लेवरी सिस्टम यानी कि गुलाम जो सिस्टम था, अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हमारी एक पूरी सल्तनत रही है जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ठीक है। चलो हिस्ट्री का पार्ट छोड़ते हैं। तो स्लेवरी सिस्टम को इसने बंद कराया और प्रोबेशन ऑफ अनबाउंडेड लेबर, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली ये सब हमारा आर्टिकल 23 ने बताया है। आर्टिकल 24 की बात करें तो आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन पूछता है कि एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज के अंदर एक पर्टिकुलर एज तक किसने प्रोवाइड किया, किस आर्टिकल के अंदर प्रोवेशन है। तो आप समझेंगे आर्टिकल 24 ये कहता है कि भाई प्रोवेशन है एम्प्लॉयमेंट का चाइल्ड का फैक्ट्रीज में, अगर वो किसी एज है, यानी कि अगर वो 14 साल से छोटे हैं तो वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, कोई राइट नहीं है। इस चीज़ को रोक लगा रख के पता चलता है तो उस फैक्ट्री ओनर के खिलाफ केस हो सकता है, कोई करेगा तो। और ऐसा नहीं है, नहीं होता है इंडिया में सब कुछ, लेकिन एक्चुअल जो राइट है वो ये है। और ये कहा गया है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, वो भी हमने ऊपर पढ़ा है ना, फ्री। अब याद रखेंगे ये जो चीज़ है ये आप याद रखेंगे 1996, ठीक है। 1996 में SSSC ऑर्डर आया था, ठीक है, और स्टेबलाइज्ड हुई थी फॉर ए चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट। एक चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट स्टेबलाइज हुआ था कब? 1996 में, इसी के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन के आधार पे कुछ हमें राइट्स मिले हुए हैं, वो उनको समझ लेते हैं। कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने समझा था 25 से लेकर 28 तक ही है। तो हम इन सबको सब कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहला आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो है वो बताता है कि फ्रीडम फॉर कंसाइन एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें फ्रीडम है किसी भी धर्म को अपनाने की और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, कोई रोक नहीं है। आर्टिकल 25 हमें प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 26 क्या कराता है? आर्टिकल 26 ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यूनियन है रिलीजन की, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्टिकल 26 हमें राइट देता है। आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 हमें फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रमोट रिलीजन कल्चर्स, यानी कि अब देसी भाषा में आप समझे, अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो आप चैरिटी कर दो रिलीजन के नाम पे। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है कि यहाँ फ्री टर्म है टैक्स की, यहाँ आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर या कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई भी अपना मनी लगा रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो टैक्स फ्री होता है। ये आर्टिकल 27 कहता है। अब आर्टिकल 28 को थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना और इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28 हमें ये बताता है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन की और किस जगह नहीं कर सकते। तो ये बताता है तो फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन वर्कशिप
इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि आप अटेंड कर सकते हैं, रिलीजन वर्शिप है या कोई वर्कशॉप है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो, लेकिन किस किस में अब ये समझना है। तो आप समझेंगे कि अगर कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हम पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, तो वहाँ प्रोवाइडेड है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की कोई भी वर्कशॉप या वर्शिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं अगर वो फुल्ली कोई भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के अंदर है। यही कह रहा है कि इंस्टीट्यूट विच इज कंप्लीटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के अंदर है बट उसको स्टेबलाइज, यानी कि जो उसको बनाया गया है वो किसी स्पेशल एक्सपर्ट्स, यानी कि किसी भी स्पेशल रिलीजन के बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए गया है, तो वहाँ आपको ग्रांट है, वहाँ आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वही कहा है, इंस्टीट्यूट विच इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट बट एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेशल एस्पेक्ट्स रिलीजियस एजुकेशन, तो वहाँ आप ग्रांट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अप्रूव्ड किया गया है गवर्नमेंट से, तो वहाँ फ्री है, आप वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आप आराम से किसी भी रिलीजन की एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। फोर्थ आता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट से, तो वहाँ भी आप फ्री हैं किसी भी तरीके से रिलीजन, बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन नहीं दे सकते, वो है हमारा डिफेंस, जैसे कि हमारा IM में। ठीक है, डिफेंस एरिया में आप नहीं दे सकते हैं पर्टिकुलरली, कि डिफेंस में सब एक होते हैं, वहाँ होते हैं सिर्फ इंडियन, वहाँ ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता, वहाँ सिर्फ होते हैं इंडियंस, तो वहाँ इस तरीके के इंस्टीट्यूट पे प्रोविजन है इसकी। लास्ट आता है जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। ये किसके लिए है, और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, है ना, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ है उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 उनको राइट देता है कि वो जो माइनॉरिटीज़ है वो अपना खुद का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस इतना ही ये था। अब आर्टिकल 32 की बात करें तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेडमी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का कोई भी अपमान या आपके साथ वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लेखन, यानी कह सकते हैं कि उसका अपोजिशन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको सेव करेगा, या कह सकते हैं कि सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है आर्टिकल 32 को ही। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने कवर कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें और कवर करनी है, एक बार और फिर मैं बता देता हूँ क्या, कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, ठीक है, और कौन से आर्टिकल्स हैं जो सबको मिलेंगे, है ना, ऑल। तो आप याद रखना, आर्टिकल आपका 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सिर्फ अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो मिलेंगे। रेस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो है वो आपको मिलेंगे सबके लिए, आप इंडियन हैं तो भी आपके लिए है, आप इंडियन नहीं है तो भी आपको मिलेंगे। अब ये मानिए कि राइट टू हमने समझा, राइट टू लिव एंड राइट किस में पढ़ा था, आर्टिकल हमने बताओ आर्टिकल कौन सा, 22 पढ़ा था, 23 पढ़ा था, आर्टिकल हमने 21 पढ़ा था, आर्टिकल 21। तो अब ये देखो आर्टिकल 21 सबको है ना। अब ये कोई बाहर से फॉरेनर आया तो आप उसका जीने का अधिकार छीन लोगे, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल है जो सबको मिलेंगे, ये आर्टिकल है सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलेंगे, उसके अलावा सब और बाहर के लोग हैं तो आपको बिल्कुल नहीं कि आप सोचो आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 31 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 32 हमने पढ़ लिया। अब हमारे आर्टिकल बचते हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ये हमारे और आर्टिकल रह जाते हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इनकी बात करें तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे स्टार्ट होते हैं, और हम जानते हैं कि हमें कुछ रिट्स भी मिलती हैं, लेकिन रिट्स को अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, रिट्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ये जो हमारे आर्टिकल रह गए हैं ये आर्टिकल क्या कहते हैं। तो अगर आर्टिकल 33 की बात करें तो ये हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास, जो आपकी पार्लियामेंट है उसके पास पावर है किस चीज़ की, कि वो मॉडिफाई कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, समझे, अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, बट मैंने फिर बताया कि वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। और कोई भी आर्म फोर्स है तो उसके फंडामेंटल राइट्स में कोई ड्रॉप या कुछ नहीं कर सकता है हमारा पार्लियामेंट।
आर्टिकल 34 की बात करें तो आर्टिकल 34 हमें रिस्ट्रिक्शंस बताता है कि राइट्स कन्फ्लिक्ट बाय दिस पार्ट विल बी मॉनिटरी लॉ इज़ इन द फोर्स इन एनी एरिया, यानी कि ये हमें बेसिकली बताता है कि अगर हमारी कोई भी नेशनल इमरजेंसी आती है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे आप बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते, वो आपको देने पड़ेंगे। वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। हाँ, ये क्वेश्चन याद रखना कि अगर नेशनल इमरजेंसीज लगते हैं तो आपके सारे फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिए जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, ठीक है। यानी कि राइट टू लिव, यानी कि आपके जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। और मैंने बताया ना कुछ सर्टिफिकेट केसेस में अगर कोई केस है तो उसमें जो सज़ा मिली है वही मिलेगी, यानी कि ये दो आर्टिकल हैं आपके जो रिमेन सेम रहते हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है। तो यही वो बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस है सारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की आर्टिकल 34, बट ये आर्टिकल नहीं छीन सकते, ये बताता है आर्टिकल 34, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमें कवर करने थे और जो हम कवर कर चुके हैं, यानी कि आप समझ लीजिए मैंने आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स कवर करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी पीडीएफ आपको ये अपलोड हो जाएगी। और हाँ, ये सब हेड रिटर्न नोट्स है, अगर हेड रिटर्न नोट्स भी आपको चाहिए तो अभी ये जब पूरी तरीके से पीडीएफ में बन जाएगी तो तब हम इसको लॉन्च कर देंगे, आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको हेड रिटर्न नोट्स इस तरीके से चाहिए तो। पूरी पॉलिटी के हेड रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हाँ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए और चैनल पर नए हैं तो मैं फिर बता देता हूँ, जो आपके चैनल का नाम है जस्ट वही आपको टेलीग्राम के लिए करना है सर्च, और वहाँ से आप ये पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।